कानपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बिकरू कांड से जुड़ी हुई ये खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बिकरू कांड के गुनहगार विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी के तीनों भाइयों ने सरेंडर कर दिया है। जय के तीनों भाई रजय, अजय और शोभित ने सरेंडर कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जय वाजपेयी के तीनों भाई ने सरेंडर कर दिया है। जय वाजपेयी वही शख्स जो विकास दुबे का खजांची था, उसके तमाम लेन देन को हैंडल किया करता था, उसके लिए मनी हैंडलिंग का काम किया करता था और कई गुनाहों का वो उसका राजदार रहा। और अब जय वाजपेयी के तीनों भाइयों ने सरेंडर कर दिया है। ये तीनों भाई रजय, अजय और शोभित ने सरेंडर कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जय वाजपेयी जो अच्छी तरह से विकास दुबे के काले कारनामों का साझी रहा, राजदार रहा, अब जय वाजपेयी के तीनों भाइयों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। इसे किस तरह से देखा जाए, इनके सरेंडर करने के क्या मायने निकाले जाए और किस तरह से ये पूरी इन्वेस्टिगेशन में मददगार साबित हो सकते हैं, ये तमाम जानकारी आपको देंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर, जहां जय वाजपेयी के तीनों भाई रजय, अजय और शोभित ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी के ये तीनों भाई कोर्ट पहुंचे और तीनों भाइयों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। बिकरू कांड का गुनहगार विकास दुबे जिसका एनकाउंटर हुआ और अब उसके एक एक राज, उसके काले कारनामों का चिट्ठा सामने आ रहा है और काले कारनामों में लगातार उसका साथी रहा जय वाजपेयी, अब उसके तीनों भाइयों के सरेंडर की खबर सामने आ रही है। सबसे पहले आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जय वाजपेयी के तीनों भाइयों को आप कोर्ट में देख सकते हैं। श्याम तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्याम, किस वक्त सरेंडर किया और अब ये जो सरेंडर किया गया है वो किस तरह से इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाएगा? देखिए, आपको बता दें, जय वाजपेयी की जो भूमिका है वो विकास दुबे के खजांची के रूप में सामने आई थी। ये मामला सामने आया था कि जय वाजपेयी उसके पैसों को इधर उधर मैनेज करता है और उसका प्रॉफिट जो है वो विकास दुबे को पहुंचाता है। इसके बाद जब मामले की तफ्तीश आगे बढ़ी तो ये पता चला कि जय वाजपेयी का पूरा नेक्सस है और उसके जो तीनों भाई हैं वो भी उससे बराबर के शरीक हैं। जिसके बाद पुलिस ने इसमें गैंगस्टर की कार्रवाई की थी और लगातार इन पर शिकंजा कसा जा रहा था। हालांकि गैंगस्टर की कार्रवाई होते ही ये तीनों भाई भूमिगत हो गए थे। पुलिस लगातार इनके लिए दबिश दे रही थी लेकिन इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने इन पर 88 की कार्रवाई की। इसके अलावा 25,000 रुपए का इनाम घोषित कराया। पुलिस कुर्की की कार्रवाई के लिए आगे बढ़ रही थी, प्रोसीडिंग्स लगातार बढ़ रही थी और लगातार इनके ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा था, जिसके चलते आज इन्होंने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। जी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। कोर्ट परिसर में तीनों भाइयों ने सरेंडर किया। पुलिस ने कुर्की का ऐलान कर दिया था, कुर्की की कार्रवाई शुरू करने वाली थी पुलिस, लेकिन उससे पहले ही तीनों भाई कोर्ट पहुंचे और तीनों भाइयों ने आत्मसमर्पण किया है। जय वाजपेयी जो विकास दुबे का काले कारनामों का हैंडलर था, यानी कि जो भी मनी हैंडलिंग हुआ करती थी वो जय वाजपेयी देखा करता था और जय वाजपेयी के नेक्सस का हिस्सा थे उसके तीनों भाई भी, और इसीलिए पुलिस उनकी लगातार तलाश कर रही थी। तीनों भाई अंडरग्राउंड हो गए थे और अब आज उन्होंने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इससे पहले कि पुलिस उनकी संपत्ति की कुर्की करवाती, उससे पहले ही जय वाजपेयी के तीनों भाई कोर्ट पहुंचे और तीनों भाइयों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जय वाजपेयी के कारनामों से अच्छी तरह उसके भाई वाकिफ थे, उसके साथ पार्टनर्स रहे कई तरह की डील्स में और अब इनके जरिए पुलिस कई और गुत्थियों को सुलझा पाएगी, ये दावा भी किया जा रहा है। तीनों भाइयों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, विकास दुबे की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया था और जय वाजपेयी विकास दुबे की मनी हैंडलिंग का काम देखा करता था। विकास दुबे का जो नेक्सस था, किस तरह वो अलग अलग जगहों में फैला हुआ था, अलग अलग लोग उससे जुड़े हुए थे और जय वाजपेयी ने भी अपने नेक्सस को आगे बढ़ाया हुआ था और जय वाजपेयी का साथ दे रहे थे उसके तीनों भाई, जिन्होंने आज कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। तो न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप सरेंडर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। जिस वक्त तीनों भाई कोर्ट पहुंचे और तीनों भाइयों ने आत्मसमर्पण किया। जय वाजपेयी पहले से ही कस्टडी पर है। तीनों भाइयों पर 25-25 हजार का इनाम पुलिस ने अनाउंस किया हुआ था। तीनों भाइयों की जो प्रॉपर्टी थी उसे पुलिस कुर्क करने वाली थी, उसकी कुर्की करने वाली थी, लेकिन कुर्की की घोषणा मिलते ही, कुर्की का पता लगते ही यहां पर तीनों भाई अदालत पहुंचे और तीनों भाइयों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया।
और शाम हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाम, अब ये बताएं कि अब आगे क्या होगा इस केस में, किस तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी? देखिए, जिस तरीके से आज इन तीनों भाइयों ने सरेंडर किया है, पुलिस अब जिस तरीके से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और तमाम चीजों के जवाब पुलिस को चाहिए, उसके लिए पुलिस अब इनकी ट्रांजिट रिमांड की मांग कर सकती है। और अभी थोड़ी देर बाद जब जज बैठेंगे तो पुलिस के जो लोग हैं वो आकर के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं इस पूरे मामले के, वो अपना पक्ष रखेंगे और उसके बाद ये देखा जाएगा कि जज उनकी जो डिमांड है उसको पूरा करते हैं तो पुलिस को उनकी कस्टडी दे सकती है तीनों भाइयों की। और इसके अलावा अगर जो पुलिस का जो तथ्य है, अगर पुलिस को ऐसा लगता है, कोर्ट को ऐसा लगता है कि इनको जेल भेजा जाना चाहिए तो इनको 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा सकता है। जी श्याम, आप बता रहे थे कि तीनों भाई पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो वो अंडरग्राउंड हो गए थे, लेकिन आज अचानक कोर्ट में पहुंचे तो कहीं ना कहीं नाकामी तो पुलिस की भी है कि पुलिस झूठ तो गिरफ्तार नहीं कर पाई और कोर्ट पहुंच गए। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार पुलिस इनके ऊपर शिकंजा कसने का काम कर रही थी, जिस तरीके से महत्वपूर्ण अभियुक्त है और इस पूरे मामले में पुलिस लगातार इनकी खोजबीन कर रही थी, पुलिस इनकी तलाश में जगह जगह पर छापेमारी कर रही थी और आज पुलिस को उन्होंने धता बताते हुए, पुलिस को चकमा देते हुए कोर्ट में सरेंडर कर दिया। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि पुलिस लगातार इनके ऊपर दबाव बनाने का काम कर रही थी, जिसके चलते इनकी जो प्रॉपर्टी है उनकी कुर्की करने की तैयारी चल रही थी। 82 की कार्रवाई हो गई थी, 83 की कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन दिया जा चुका था और लगातार दबिश का सिलसिला जारी था। और इसके अलावा जो तमाम दूसरी एजेंसी इस मामले की जांच कर रही हैं, उन्होंने भी उनकी प्रॉपर्टीज को चिन्हित किया था जिनको सीज किया जाना था। तो कहीं ना कहीं ये जो दबाव मेंटेन हुआ है इन अपराधियों के ऊपर, जिसके चलते इन्होंने आज कोर्ट में सरेंडर किया है। जी शुक्रिया शाम आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो तीनों भाइयों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। 25-25 हजार का इनाम इन पर पहले से ही पुलिस ने अनाउंस किया हुआ था और जय वाजपेयी भी पहले से ही कस्टडी में है। अब इनके जरिए यहां पर ये कहा जा रहा है कि कई और बड़ी गुत्थियों को सुलझा पाएगी पुलिस। और बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से आपको बता दें, जहां रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इस पर 4 साल की बच्ची से रेप का आरोप है। पुलिस एनकाउंटर में ये पकड़ा गया है आरोपी। पुलिस एनकाउंटर में आरोपी लेखराम को गोली भी लगी है, इसके पैर में गोली लगने से जख्मी हुआ है। लेखराम इसका नाम है और इस पर 4 साल की बच्ची से रेप का आरोप है। लखीमपुर खीरी का ये मामला, जहां 4 साल की बच्ची से रेप करने वाले आरोपी की तलाश पुलिस कर रही थी। पुलिस एनकाउंटर में ये जख्मी हुआ है लेखपाल के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया। तस्वीरें आप मौके की देख रहे हैं, जहां पर पुलिस के साथ लेखपाल की मुठभेड़ हुई। पुलिस ने इसे धर दबोचा है। इसके पैर में इस एनकाउंटर के दौरान गोली भी लगी है और 4 साल की एक बच्ची से रेप का आरोप आरोपी लेखराम पर है। ये थाना सिंगाही की घटना है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। जैसे ही इस बात की सूचना कल मिली थी तो कल मैंने 4 टीमों का गठन किया था। एक एसओ सिंगाही के नेतृत्व में थी, एक एसओ निघासन के नेतृत्व में थी, एक एसओ के नेतृत्व में और एक जो है क्राइम ब्रांच के नेतृत्व में टीम थी। चारों टीमों को अलग अलग टास्क दिया गया था कि अभियुक्त कहाँ हो सकता है, उसकी जो स्थिति है वो कहाँ हो सकती है। उसके संबंध में टीमें रात भर टीमों ने कॉम्बिंग की। उसी कॉम्बिंग के दौरान ये सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त एक अपनी जो पूर्व ससुराल है तो उसके आसपास है। तो उस सूचना पे एक टीम वहाँ पे पहुँची और अन्य टीमें आ ही रही थी रास्ते में कि उसी दौरान गन्ने के खेत की तरफ जो है अभियुक्त भागता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद जो उसने पुलिस पे फायर भी किया, उसका पुलिस ने भी जवाबी फायर किया। अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। अभियुक्त का नाम सुखराम है। कुछ पुलिसकर्मी भी घायल है सर? हाँ, एक दो पुलिसकर्मी भी सूचना। तो बार बार क्यों इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जिले में? देखिए, ये एक सामाजिक और मानसिक जो विकृति है, ये उसका एक सामने निकल के आ रहा है। इस प्रकार के अपराधों को पुलिस के द्वारा अभियान चला के भी इसमें हम लोग प्रयास करते हैं। साथ ही साथ इसमें सामाजिक जागरूकता, एक जो इंसानियत है, उन सब चीज़ों पे भी जो है आवश्यकता है समाज को अपने आप को वापस दें। अच्छा सर, इसके पीछे कोई कनेक्शन पुरानी रंजिश का इस तरीके से कोई बात? जहाँ एक 2014 में अभियुक्त की पत्नी का मर्डर हुआ था, उसमें इस
बच्ची के जो ताऊ हैं वो जेल गए थे, जिसका मुकदमा न्यायालय में अभी चल रहा है। वहीं आपसे कुछ पल पहले ही लखीमपुर खीरी के एसपी सत्येंद्र सिंह ने पूरे मामले का खुलासा किया और घटना के बारे में मीडिया को पूरी जानकारी दी। और एसपी लखीमपुर खीरी ने बताया कि यहां पर किस तरह से आरोपी पकड़ा गया है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कानपुर के बिल्हौर कस्बे की, जहां खासपुर गांव में नशे में धुत एक युवक ने जमकर हंगामा किया। युवक ने नशे की हालत में महिलाओं पर लाठियां चलाई, जिसमें कई महिलाएं जख्मी हो गई। महिलाओं की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो युवक ने महिलाओं को जमकर पीटा है। कानपुर में नशे में धुत युवक का हंगामा इस वीडियो के जरिए सामने आया है, जहां पर लाठी से महिलाओं पर हमला किया है। युवक पूरी तरह से नशे में धुत बताया जा रहा है। मारपीट में कई महिलाओं को चोटें आई हैं, कई महिलाएं जख्मी हुई हैं। और अब ये वीडियो सामने आया है, जिस वीडियो में आप देख सकते हैं कि युवक किस तरह से महिलाओं पर लाठी बरसा रहा है और एक के बाद एक लाठी से ये महिलाओं पर हमला कर रहा है। बीच बचाव में जो भी महिलाएं आगे आ रही हैं, उन पर भी ये जो युवक है वो हमला कर रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जानलेवा हमले पर उतार गई युवक और नशे में धुत ये बताया जा रहा है। ये वीडियो अब सामने आया है, जिसके जरिए इसकी दरिंदगी देखने को मिल सकती है। सबसे पहले आप तस्वीरें देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर, और इन तस्वीरों में देख सकते हैं युवक किस बेरहमी के साथ महिलाओं पर लाठी बरसा रहा है, महिलाओं को पीट रहा है। और बचाव में जो भी महिला या लड़की कोई भी आगे आ रहा है, उन पर भी ये युवक हमला कर रहा है। अब ये जांच की जा रही है कि युवक क्या इन महिलाओं को जानता था, कोई झगड़ा इनके साथ हुआ था, और किस तरह से युवक ने इन महिलाओं पर हमला किया है वो आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। अमित गंजू हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, कब का ये वीडियो है और यहाँ पर झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था, क्या एक्शन पुलिस की ओर से लिया गया, जरा बताएं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर के बिल्हौर थाना क्षेत्र से पूरा मामला है और एक कल का मामला है। कल का वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें एक शराबी को इस चीज का एहसास और आभास नहीं हुआ कि उसकी शराब के नशे की लत और उसकी दबंगई का क्या परिणाम हो सकता है, जिसका परिणाम ये निकला कि उसने लाठी डंडों से महिला की पिटाई की, 2 युवतियों की पिटाई की। क्षेत्रीय लोग मुखदर्शक बने देखते रहे। सूचना पुलिस को देने के बाद भी जो बीट के सिपाही थे वहां नहीं पहुंचे और रोती बिलखती वो युवती पहले तो लोकल हॉस्पिटल गई, वहां से उसे सीएचसी के लिए रेफर किया गया। इस पूरे मामले का डीआईजी डॉक्टर प्रतेंद्र सिंह ने अब संज्ञान लिया और जांच की बात कह रहे हैं कि इसकी जांच कराई जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से वीडियो हमारे करोड़ों दर्शक देख रहे हैं कि उसमें साफ तौर पर दिखाया जाए कि जिस तरह कानून का इस शराबी कहा जा रहा है वह व्यक्ति को नहीं है, इसकी दबंगई का आलम यह है कि महिलाओं को भी नहीं बख्श रहा है और पूरे क्षेत्र में हाई वोल्टेज ड्रामा चला, जिसे रोकने वाला कोई नहीं था। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। वहीं चमोली के बिरही पुल के पास अचानक पहाड़ी से भारी मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। वहीं इस दौरान लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। गनीमत रही कि जिस समय पहाड़ी से मलबा गिरा उस वक्त वहां गाड़ियों की आवाजाही नहीं हो रही थी, वरना यहां कोई बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल हाईवे से मलबे को हटा दिया गया है और गाड़ियों की आवाजाही दोबारा शुरू हो गई है। प्रयागराज में गंगा यमुना में बाढ़ का पानी बढ़ जाने से शमशान घाट डूब गए हैं, जिससे अंतिम संस्कार करने वालों के लिए मुश्किलें पैदा हो गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा यमुना नदियां उफान पर हैं। नदियों में पानी बढ़ने पर मोक्ष का रास्ता भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि दारागंज शमशान घाट पूरी तरह से पानी में डूब चुका है, जिससे शवों का अंतिम संस्कार करना मुश्किल है। लोग सड़क के किनारे ही अंतिम संस्कार कर रहे हैं। कर्मकांड कराने वाले लोगों का कहना है कि नगरपालिका इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। सर, यहाँ पे अंतिम संस्कार कराने में तो बहुत दिक्कत आ रही है, पर प्रशासन कोई वो केयर नहीं कर रहा है। आज से नहीं, ये हमेशा से ही ऐसा चलता चला आ रहा है। क्या दिक्कत आती है? सर, ये बाढ़ आ जाती है, यहाँ पे रोड पर जलती है, बाकी सब यहाँ के लोगों को भी बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ती है। जी सर, हर साल यही समस्या रहती है। हर साल गंगा बढ़ना है और हर साल ये लकड़ी को हटाना बढ़ाना। जैसे यहाँ थोड़ा बहुत जगह पाते हैं हम लोग डेड बॉडी को जलवा देते हैं। यहाँ डेली प्रति बता रहे हैं कम से कम 20-25 बॉडी डेली जल रही है। स्थानीय डोम का कहना है कि जिस तरह से गंगा यमुना में पानी बढ़ रहा है, उसे देखते हुए लग रहा है कि कुछ दिनों में सड़क पर ही अंतिम संस्कार करने की नौबत आ जाएगी। 20 से 25 बॉडी डेली आती है। 1.5 मीटर पानी बढ़ने से बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है। सैलाब का पानी सड़क तक पहुंचने को बेताब है। क्या इससे पहले नगर निगम अंतिम संस्कार करने के लिए कोई इंतजाम कर पाएगा? प्रयागराज से सर्वेश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण मोक्ष की राह भी मुश्किल हो गई है। मोक्षदायिनी मां गंगा के बहाव में घाट जल समाधि ले चुके हैं। ऐसे में गलियों में ही दाह संस्कार किया जा रहा है। बता दें कि मोक्ष प्रदान करने वाली मां गंगा रौद्र रूप में है। गंगा के सैलाब में घाट, गलियां और मंदिर सब डूब गए हैं। हरिश्चंद्र घाट भी पूरी तरह से गंगा में समा चुका है, जिस वजह से अब शवों का अंतिम संस्कार गलियों में किया जा रहा है। इससे खुद डोम परिवार के सदस्य भी परेशान हैं और शव लेकर आ रहे परिजन भी। और जलाने के लिए बाढ़ आ गई है तो वही गली में जल रहा है और सरकार इसके ऊपर कहीं ध्यान दे तो प्लेटफार्म बना सकते हैं। पूरा प्लेटफार्म डूब गया है क्या? पूरी डूब गई है घाट एकदम। बाढ़ के समय में गली में लाश जलता है। अब कहीं सरकार इसके ऊपर कहीं ध्यान दे तो प्लेटफार्म बन सकता है। बाहर आ गई है यहाँ पे, बाढ़ आने की वजह से गली में जल रहा है लाश। गली में जलने नहीं चाहिए, इसके लिए सरकार सुविधा बनाना चाहिए। इसके लिए सरकार की व्यवस्था बनाना चाहिए। मान्यता है कि काशी में मृत्यु से मोक्ष मिलता है और यहाँ अंतिम संस्कार से सीधे बैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। लेकिन जब गंगा वेग और आवेग में होती हैं और बाढ़ समेत सारे मंदिर और घाटों को अपनी जद में ले लेती हैं, तब काशी में गलियों में मोक्ष मिलता है। अब गलियों में अंतिम संस्कार हो रहा है क्योंकि सारे घाट, हरिश्चंद्र घाट के जो भी प्लेटफॉर्म हैं वो अब सब डूब गए हैं। गलियों में भी पानी आ गया है। फिलहाल गंगा जो चेतावनी बिंदु है उससे महज अब 1.5 मीटर दूर रह गई है और जिस तरीके से लगातार गंगा में पानी आ रहा है वैसे में अभी हालात सामान्य होते भी नहीं दिखाई दे रहे। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। कानपुर देहात में यमुना और सेंगुर नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ना शुरू हो चुका है। लगभग 3 मीटर पानी सड़क से ऊपर बह रहा है। बाढ़ से आड़न पथार गांव का संपर्क मार्ग टूट गया है। गांव के लोग नाव के सहारे आ जा रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन बाढ़ को लेकर मुस्तैद है। एडीएम वित्त राजस्व और तहसीलदार ने बाढ़ क्षेत्र के गाँव का नाव में बैठकर निरीक्षण किया और ग्रामीणों से बात भी की। साथ ही बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। वहीं गांव वालों ने बताया कि इस बार पानी तेजी के साथ बढ़ रहा है और बाढ़ से फसलें डूब गई हैं, जिससे उनका भारी नुकसान हुआ। झारखंड के डाल्टनगंज में उस वक्त अजीबोगरीब हालात बन गए जब राजधानी एक्सप्रेस को एक सवारी लेकर ही डाल्टनगंज से रांची रवाना होना पड़ा। दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस गुरुवार को दिल्ली से रांची रवाना हुई, लेकिन डाल्टनगंज में टाना भक्तों के आंदोलन के चलते ट्रेन को घंटों रोकना पड़ा, जिसके बाद रेलवे ने यात्रियों को बसों से उनके मंजिल की ओर रवाना किया। लेकिन एक लड़की ने बस से जाने से मना कर दिया। आखिर में उसकी जिद के आगे रेलवे को ट्रेन का रूट डाइवर्ट कर एक सवारी के साथ ही रांची रवाना होना पड़ा। हालांकि रेल अधिकारियों ने इसका गोलमोल जवाब देकर मामले से पल्ला झाड़ लिया है। नहीं, इसमें यह बोलना थोड़ा उचित नहीं होगा क्योंकि उस ट्रेन को आना ही था, डाइवर्ट होके आई और सभी यात्रियों को विकल्प मुहैया कराया गया था धनबाद डिवीजन द्वारा और उसके तहत बसों का प्रबंध किया गया था। जिनकी रुचि थी वो बस से गए, अगर किसी की रुचि नहीं थी क्योंकि ट्रेन को आना ही था। कहते हैं मजबूरी इंसान को सब कुछ सिखा देती है। ऐसी ही एक प्रतिभा के धनी कानपुर के ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले सोनू तिवारी ने घरेलू सिलेंडर से ट्यूबवेल चलाने का अनोखा कारनामा कर दिखाया है। कानपुर से रिपोर्ट देखिए। कानपुर के एक छोटे गांव नदिया बुजुर्ग में रहने वाले सोनू तिवारी के हुनर को देखकर हर कोई ताली बजाने को मजबूर है। सोनू ने ऐसी तकनीक तैयार की है जिससे उनका ट्यूबवेल अब डीजल बिजली की तरह गैस से चल रहा है, वह भी घरेलू सिलेंडर से। सोनू के हुनर को देखकर आसपास के गांव वाले भी हैरान हैं कि आखिर कैसे गैस से कोई ट्यूबवेल चला सकता है। इस ट्यूबवेल को सिर्फ स्टार्ट करने पर डीजल की आवश्यकता पड़ती है, उसके बाद ये ट्यूबवेल गैस से चलता है। सोनू ने भले ही इंजीनियरिंग ना की हो मगर वह अपने गाँव के लिए अब इंजीनियर बन गए हैं। डीजल से स्टार्टिंग है और फिर गैस से चलता है। हल्की मात्रा में, बिल्कुल जरा सी मात्रा में चलता है कि जिससे ये हमारी रिंग और बोर पिस्टन जो है ये चपके ना, इसलिए हल्का हल्का इसको मैं डीजल देता हूँ और पूरी फुल जो है गैस देता हूँ। किसानों को भी ये छोटे से गांव के रहने वाले सोनू की प्रतिभा को देखने के लिए आसपास के गांव के लोग भी आ रहे हैं और अब सोनू भी ट्यूबवेल स्टार्ट करते हैं तो आसपास मजमा लग जाता है। लोग ताली बजाकर इनका अभिनंदन करते हैं। सोनू की मां अपने बेटे के हुनर से काफी गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। इतना होनहार हमारा नाम और अपना भी नाम रोशन किया
और पढ़े लिखे हम लोग हैं नहीं, अंगूठा छाप हमारा लड़का, गरीबी से हमने उसको पाला, तो हमने इतना उसको पढ़ा लिखा नहीं पाए, लेकिन फिर भी वो दिमागदार हमारा बच्चा बहुत अच्छा है। उसने 100 इंजीनियर के बराबर एक उसने काम किया है। इससे किसान खुशहाल होगा और विकास होगा इससे। अब तो गांव वाले भी सोनू से अपने लिए गैस वाला ट्यूबवेल तैयार करने की बात कह रहे हैं। गैस सिलेंडर लगने से सिंचाई के खर्चे का काम कम हो जाएगा। इस लॉकडाउन के दौरान तमाम प्रतिभाएं उभर के सामने हुई। ऐसे ही प्रतिभा के धनी इस गांव के सोनू हैं, जिन्होंने अपने हुनर से, अपनी मेहनत से और अपने दिमाग से शिक्षित नहीं भी हैं, फिर भी एक ऐसी चीज बना डाली जिससे आसपास के गांव के लोग फक्र महसूस कर रहे हैं और ताली देते नजर आ रहे हैं। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18, शिवराजपुर, कानपुर। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना का मुंबई को लेकर दिया गया बयान तूल पकड़ता जा रहा है। हाल ही में कंगना ने कहा था कि उन्हें मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जैसा लग रहा है। इस पर कई सेलेब्स ने कंगना के विरोध में ट्वीट किया। अब कंगना ने एक बार फिर पलटवार किया है। कंगना ने ट्वीट कर लिखा है कि आ रही हूं मुंबई, मैं देख रही हूं कई लोग मुझे मुंबई वापस न आने की धमकी दे रहे हैं, इसीलिए मैंने तय किया है कि 9 सितंबर को मुंबई आऊंगी। मैं मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचकर टाइम पोस्ट करूंगी। किसी के बाप में अगर हिम्मत है तो रोक ले। तो ये वो ट्वीट है जो कंगना ने पोस्ट किया है अपने मुंबई आने को लेकर। टीवी स्क्रीन पर आप वो पोस्ट देख रहे हैं। कुछ लोग मुंबई वापस आने की धमकी दे रहे हैं। कंगना के बयान पर संजय राउत ने क्या कहा, दिखाते हैं आपको। देखिए, धमकी बिमकी वाली जो बात है ना, ये बेबुनियाद है। हम लोग धमकी बिमकी नहीं देते, सबको मालूम है। धमकी, इशारा, ये हमारा काम ही नहीं है। ठीक है, अगर हमको एक बात कोई अच्छी नहीं लगती तो हम बोल देते हैं, सड़क पर उतरेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आपने महाराष्ट्र का अपमान करने की कोशिश की। देखिए, मुंबई में आप रहते हो, मुंबई ने आपको नाम, शोहरत, पैसा, इज्जत सब कुछ दी है। अब तक मुंबई पुलिस के भरोसे आप यहाँ रहती है। आप उसी पुलिस के ऊपर अगर आप इस प्रकार का कीचड़ उछालेंगे तो ये कौन से नीति और नियम में बैठता है? ये सिर्फ मैं। और फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।